आपने टीवी पर कोई बॉक्सिंग मैच देखा होगा, हो सकता है आपने इसे लाइव भी देखा हो, लेकिन इस तरह का मुकाबला आपने नहीं देखा होगा। तो तैयार हो जाइए, हम आपको दिखाते हैं फाइट ऑफ द कॉस्मोस। ये फाइट देखने में आपको वाकई मजा आएगा, पर ये हमसे कुछ खरब लाइट ईयर्स दूर है। ये ऐसा है जैसे मोहम्मद अली की आत्मा ने एक पंच मारा हो। ये आपको आते हुए दिखेगा भी नहीं। हमारे फाइटर्स ना तो किसी तितली की तरह तिरते हैं, ना मधुमक्खी की तरह डंक मारते हैं, लेकिन इनका वार होता है बहुत जोरदार। और इसकी जो एनर्जी है वो बहुत ही बेहिसाब होती है, आपको यकीन ही नहीं होगा। ये फाइट है दो सुपर मैसिव ब्लैक होल्स के बीच। वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियंस के बारे में भूल जाइए, ये है यूनिवर्स की हैवीवेट चैंपियनशिप। तो तैयार हो जाइए यूनिवर्स की हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। हाउ द यूनिवर्स वर्क्स। – 2021 साइंटिस्ट्स को स्पेस में बहुत बड़ी गरज का पता चला। इसे पूरे यूनिवर्स में फैलती ग्रेविटेशनल वेव्स की सुनामी, महाकाय लहरें कहा जा सकता है। इतनी बड़ी ग्रेविटेशनल वेव्स किसी बहुत ही बड़ी महाविनाशकारी इवेंट से आ सकती थी। यूनिवर्स बहुत बड़ा है और इसमें हर रोज बहुत सारे वायलेंट इवेंट्स होते ही रहते हैं। यूनिवर्स एक बहुत डरावनी जगह है। इसमें हर कहीं भारी उथल पुथल दिखती है। इसमें सुनाई देने वाली गुर्राहटें और गरज जबरदस्त कॉस्मिक फाइट के सुराग हैं, और ये यूनिवर्स में होने वाली सबसे उथल पुथल वाले इवेंट्स हैं। लेकिन हम ये नहीं जानते कि ये आवाजें आ कहां से रही हैं। मान लीजिए आधी रात में कोई तूफान आ रहा है। आप ना इसे देख सकते हैं और ना ही इसकी गरजती बिजली को, लेकिन आप इस दूर दराज मौजूद तूफान की आवाज को सुन सकते हैं और आप जानते हैं ये आ रहा है। तो ग्रेविटेशनल वेव्स की दूर दराज गरज भी किन्हीं हैवीवेट मुक्केबाजों की बॉक्सिंग रिंग के कैनवस को धड़धड़ा रही कदमों की आवाजों जैसी होती हैं। ये लहरें किसी भारी चीज के वजन की वजह से पैदा होती हैं। हमने पहली बार इन ग्रेविटेशनल वेव्स का पता नहीं लगाया है, और इनका पता लगता है लाइगो नाम के एक एक्सपेरिमेंट से। लाइगो एक ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है। इसमें ब्लैक होल्स की टक्कर का पता लगाने के लिए बहुत ही सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल होते हैं। लाइगो ने हमारे यूनिवर्स को देखने के तरीके को एकदम बदल दिया है, लेकिन इसने इस रहस्यमय गरज को समझने में हमारी कोई मदद नहीं की। लाइगो के बारे में जो पहली बात हमें मालूम है वो ये है कि वो ग्रेविटेशनल वेव्स की एक खास रेंज के प्रति ही सेंसिटिव है। लाइगो सिर्फ उन्हीं ब्लैक होल्स के टकराने से पैदा सिग्नल्स का पता लगाता है जिनका मास हमारे सूर्य से कुछ गुना बड़ा है। हमारे एक्सपेरिमेंट ने दो छोटे स्टेलर मास ब्लैक होल्स के टकराने के सिग्नल्स पिकअप किए हैं। ये वेव्स हाई पिच वाली होती हैं और इनकी आवाज होती है किसी बॉक्सिंग बेल जैसी। डीप स्पेस की गरज की फ्रीक्वेंसी काफी कम होती है, किसी भीड़ की आवाज जैसी। इन फ्रीक्वेंसीज के बीच का फर्क एक गौरैया के बोलने और पानी के नीचे से आ रही एक ब्लू व्हेल की आवाज से भी ज्यादा होता है। कहने का मतलब है कि ये अंतर बहुत ही बड़ा होता है। डीप स्पेस रंबल की लो फ्रीक्वेंसी बताती है कि ये लहरें बहुत विशाल हैं। आप पानी में एक पत्थर फेंकिए और फिर उसकी लहरों को फैलते हुए देखिए। अब जरा इस पत्थर से 1 अरब गुना बड़ी चट्टान को पानी में फेंकने की कल्पना करें और उससे पैदा लहरों को देखें। अब इन्हीं लहरों की बात हम कर रहे हैं। इनका पता लगाना ज्यादा मुश्किल है क्योंकि ये लहरें इतनी बड़ी होती हैं कि इनकी एक वेव लेंथ की लंबाई करीब 15 लाइट ईयर्स है। आपको 15 साल इंतजार करना पड़ेगा तभी सिर्फ एक वेव लेंथ पृथ्वी के पास से गुजरेगी। ये लहरें पृथ्वी पर मौजूद किसी डिटेक्टर द्वारा पता लगाए जाने के लिहाज से बहुत बड़ी हैं। तो इन विशाल तरंगों के सोर्स का पता लगाने के लिए कियारा मिंगरेली और उनकी टीम पहले से स्पेस में मौजूद एक डिटेक्टर का इस्तेमाल करती हैं। ये चीज इतनी बड़ी है कि इन गैलेक्टिक हैवीवेट्स पल्सर्स कहलाने वाले घूमते डेड स्टार्स को पिकअप कर सकती है।
हमारी गैलेक्सी में बहुत सारे पल्सर्स हैं। इन्हें पल्सर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नियमित रूप से पल्सेट करते हैं। इन्हें कॉस्मिक लाइट हाउसेस कह सकते हैं। लाइट हाउस बीम्स इतनी नियमित होती हैं कि आप इनसे अपनी घड़ी मिला सकते हैं, लेकिन जब कोई बड़ी ग्रेविटेशनल वेव इनसे टकराती है तो फिर टाइमिंग गड़बड़ा जाती है। ऐसा पल्सार आगे पीछे होता रहता है और इससे उन पल्सार्स की टाइमिंग बदल जाती है जिन्हें हम उस ऑब्जेक्ट से नापते हैं। ग्रेविटेशनल वेव्स के सोर्स की पहचान के लिए केआरा और उनकी टीम स्पेस के लाइट ईयर्स के बीच फैले 100 पल्सर्स के वॉबल्स को नापती हैं। ये एक सुनामी जैसी होती है और पल्सर्स होते हैं समुद्र की सतह पर मौजूद बुएज। और अब सुनामी पास से गुजरती है तो हम उन्हें आगे पीछे ऊपर नीचे होते देख सकते हैं। तो हमारा पल्सर टाइमिंग अर्रे एक तरह का ग्रेविटेशनल वेव वार्निंग सिस्टम है। पल्सर अर्रे ने ग्रेविटेशनल वेव्स की सुनामी के सोर्स को पहचान लिया है। सिर्फ एक ही ऐसी चीज है जो एक बहुत लंबी वेव को बहुत लो पिच वाली ग्रेविटेशनल वेव्स बना सकती है, और वो है सुपर मैसिव ब्लैक होल्स की टक्करें। ये बहुत बड़ी होती हैं और इन्हें अपना दबदबा जताना बखूबी आता है। सुपरमैसिव ब्लैक होल बाइनरीज यूनिवर्स में सबसे जोरदार आवाज वाली ग्रेविटेशनल वेव्स पैदा करती हैं। ग्रेविटेशनल वेव्स के सिग्नल से एक बहुत ही अनोखी बात पता चली। किसी एक ब्लैक होल बाइनरी पेयर से सिर्फ ग्रेविटेशनल वेव्स ही नहीं निकलती। ये सुपरमैसिव ब्लैक होल बाइनरीज की कॉस्मिक पॉपुलेशन से आती हैं। कियारा और उनकी टीम को लगता है कि ऐसे शायद हजारों लाखों हैवीवेट मुकाबले चल रहे होंगे। अब साइंटिस्ट 2 सुपरमैसिव ब्लैक होल्स की एक ही टक्कर से पैदा होने वाली साउंड को पिकअप करना चाहते हैं, वो भी उनकी बैकग्राउंड की गरज से। अगर हम किसी सुपर मैसिव ब्लैक होल मर्जर की आवाज सुनना चाहें तो वो बहुत लो फ्रीक्वेंसी वाली आवाज होगी, और ये 2.5 करोड़ साल तक कायम रहेगी। आज तक हमने 2 सुपरमैसिव ब्लैक होल्स को रियल टाइम में ब्लोस को क्रिएट करते नहीं देखा है, लेकिन हमने चैंपियनशिप मुकाबले से पहले के इवेंट्स को जरूर देखा है। हमने गैलेक्सीज को आपस में मिलते देखा, हमने तारों को फटते देखा, हमने यूनिवर्स में बहुत सारी उथल पुथल भरी एक्टिविटीज देखी, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं देखा। सोचोगे तो अजीब लगेगा, अभी तक हमने ऐसा कुछ देखा ही नहीं है। हमने 2 सुपरमैसिव ब्लैक होल्स को आपस में मिलते देखा ही नहीं। लेकिन अब यह शायद बदलने वाला है। कियारा का अनुमान है कि ऐसे 112 फाइटर्स हैं जो रिंग में एक दूसरे से जूझने के लिए तैयार हैं। अगले 5 सालों में हम कम से कम एक सुपरमैसिव ब्लैक होल के मर्जर का पता लगा पाएंगे। ये कॉस्मोस में मौजूद सबसे उथल पुथल भरे इवेंट होंगे। हम इस बारे में बस यही कह सकते हैं। सुपरनोवा हमारे यूनिवर्स की कुछ सबसे धमाकेदार और ताकत वाली चीजों में से एक है, और आपस में टकराते सुपरमैसिव ब्लैक होल्स अरबों 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 गुना ताकतवर होते हैं किसी सुपरनोवा से। यूनिवर्स में हर रोज छोड़ी जा रही लाइट के बारे में जरा सोचिए, हर स्टार, हर गैलेक्सी के बारे में। पलक झपकते ही आपस में टकराते 2 सुपरमैसिव ब्लैक होल्स उससे भी 10 करोड़ गुना ज्यादा एनर्जी रिलीज कर सकते हैं। जरा सोचिए कि सबसे बड़े, सबसे बदमिजाज हैवीवेट का वार चेहरे पर झेलना पड़ जाए। आउच! ये उससे भी ज्यादा बड़ा होता है। 2020 पृथ्वी पर मौजूद ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर लाइगो ने एक स्टेलर मास ब्लैक होल मर्जर के एकदम अलग महसूस होने वाले सिग्नल को पिकअप किया। हमने एक ब्लैक होल देखा जिसका मास हमारे सूर्य से 85 गुना था, और दूसरा ब्लैक होल हमारे सूर्य से 66 गुना बड़ा था, और ये दोनों एक ब्लैक होल बनाने के लिए आपस में टकरा रहे थे। जो ब्लैक होल के मर्जर्स को स्टडी करता है उसके लिए ये बहुत एक्साइटिंग इवेंट था। हम बात कर रहे हैं सबसे बड़े, सबसे भारी और सबसे विशाल ब्लैक होल्स की, जिन्हें हमने आज तक टकराते देखा है। यह बेशक अब तक का सबसे बड़ा डिटेक्शन हो, लेकिन यूनिवर्सल स्केल पर यह अब भी बहुत छोटी बात है। लाइट वेट बॉक्सर्स की तरह 2 विशाल ब्लैक होल्स एक दूसरे का चक्कर काटते हुए लो एनर्जी ग्रेविटेशनल वेव्स छोड़ते हैं। इस एनर्जी के लॉस से ब्लैक होल्स एक साथ घूमने लगते हैं, फिर वो कॉस्मोस को तबाह करने वाले किसी इवेंट में आपस में टकरा जाते हैं।
जिससे सिर्फ एक ब्लैक होल बनता है और ग्रेविटेशनल वेव्स का एक बड़ा ब्लास्ट रिलीज होता है। लेकिन जब एस्ट्रोनॉमर्स ने ऐसे आपस में मिले सिंगल ब्लैक होल की जांच की तो हिसाब कुछ बना नहीं। अगर आप दो ब्लैक होल्स के मिले जुले मास को लें तो ये हमारे सूर्य के मास से 150 गुना ज्यादा होता है, लेकिन जो ब्लैक होल बना था उसका मास हमारे सूर्य के मुकाबले सिर्फ 142 गुना था। तो इस इवेंट से पहले जो मास था वो इवेंट के बाद वाले मास के बराबर नहीं था। तो 8 गायब सोलर मासेस के साथ आखिर क्या हुआ? ब्लैक होल मर्जर्स जिस तरह काम करते हैं उससे सिस्टम के कुल मास का करीब 5% हिस्सा ऊर्जा में बदल जाता है और इसका फॉर्मूला बनता है E = mc²। ये वो खूबसूरत इक्वेशन है जिसके बारे में आइंस्टाइन ने हमें बताया था। E = mc²। E है एनर्जी और m है मास। आइंस्टाइन ने हमें बताया था कि मास और एनर्जी आपस में जुड़े हुए हैं। असल में हम जिसे मास कहते हैं उसका ज्यादातर हिस्सा एनर्जी है। इस केस में इस टक्कर की उथल पुथल से 18,000 खरब टन मैटर से ग्रेविटेशनल वेव्स का एक धमाका पैदा हुआ। तो सेकंड के एक छोटे से हिस्से में 8 सूर्य के बराबर मैटर पूरी तरह से विशुद्ध ऊर्जा में बदल गया। रिलीज हुई एनर्जी की मात्रा इतनी ज्यादा थी कि अगर आप यूनिवर्स में टिमटिमा रहे लाखों तारों की एनर्जी को जोड़ दें तो ये उससे भी बड़ी थी। ये इवेंट रिलेटिव लाइट वेट्स की टक्कर का नतीजा था। 2 स्टेलर मास ब्लैक होल्स की टक्कर। इन हेवीवेट मुकाबलों को समझने के लिए हमें सुपर मैसिव ब्लैक होल्स के साइज को बढ़ाना होगा। अगर हम यूनिवर्स को स्पोर्ट्स की तरह देखें तो सुपर मैसिव ब्लैक होल्स हैवी वेट कंटेंडर्स हैं। अगर मिल्की वे के बीच में मौजूद 40 लाख सोलर मास वाला सुपर मैसिव ब्लैक होल सैजिटेरियस ए स्टार इतनी ही साइज के किसी और ब्लैक होल से टकरा जाए तो क्या होगा? ये ऐसा होगा कि जैसे सूरज के मास से हजारों लाखों गुना ज्यादा एनर्जी पैदा हो जाएगी, वो भी पलक झपकाते। हम इसे चार्ट्स पर दिखा नहीं सकते। हम आपको ये नहीं बता सकते कि ये इवेंट कितना एनर्जेटिक हुआ होगा। ये सारा मामला मास की मात्रा से जुड़ा है। इन बड़े ब्लैक होल्स के मामले में साइज अहमियत रखता है। बड़ा है तो बेहतर है। ज्यादा मास का मतलब है ज्यादा एनर्जी, जिसका मतलब है ज्यादा विध्वंसकारी ताकत। हमें इस विनाशकारी ताकत को ढूंढने के लिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। ये है M87 स्टार, जो हमारे कॉस्मिक जिप कोड में मौजूद सबसे बड़े ब्लैक होल्स में से एक है। M87 स्टार बहुत विशाल है। इसका वजन 6 अरब सोलर मास के बराबर है। सोचिए, करीब 6 अरब सूर्य, और ये हमारे सोलर सिस्टम के साइज के बराबर है। 6 अरब सोलर मास वाले 2 सुपरमैसिव ब्लैक होल्स की टक्कर से 5 टाइम्स 10 to the power of 56 जूल्स के बराबर एनर्जी निकलेगी। तो रियल वर्ल्ड के हिसाब से इसका क्या मतलब है? ये बयां करना मुश्किल है कि कितनी एनर्जी इससे पैदा होगी, और नंबर्स इतने बड़े जिसके कोई मायने नहीं है। मैं इसे एक ही तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूं। फिजिक्स में कुछ कंपैरिजन्स होते हैं तो हम एक दिमागी तस्वीर बना सकते हैं, पर इस तरह की किसी चीज के लिए तो दिमागी तस्वीर बनाई नहीं जा सकती। ये इतना ज्यादा बड़ा है। ये बहुत ही ज्यादा बड़ा है। तो आखिर इतना विनाशकारी मास और एनर्जी आती कहां से है? इसकी शुरुआत एक बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट हाइड्रोजन से होती है। हाइड्रोजन यूनिवर्स का एक बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक है। हर एटम छोटा होता है, लेकिन इसमें बहुत सारी एनर्जी होती है। हाइड्रोजन एटम्स में एनर्जी की काफी मात्रा होती है, जैसे कि मैटर में होती है, और अगर इसे खास तरीके से अनलॉक किया जाए तो बहुत जबरदस्त धमाके हो सकते हैं। मिसाल के लिए, मेरी मुट्ठी में मौजूद मास से ही पूरी की पूरी पृथ्वी उड़ाई जा सकती है। मैटर में एनर्जी इसलिए होती है क्योंकि ये यूनिवर्स के शुरुआती पलों में एनर्जी से बना था। कई मायनों में एटम बिग बैंग से निकली स्टोर्ड एनर्जी के भंडार होते हैं। 13 अरब 80 करोड़ साल पहले
यूनिवर्स ने जबरदस्त एनर्जी की एक बहुत ही गर्म बॉल को इग्नाइट किया था। बिग बैंग के फौरन बाद बहुत ज्यादा एनर्जी पैदा हुई। ये इतनी ज्यादा थी कि नॉर्मल एटम्स बच ही नहीं पाए होंगे। जब ये शुरुआती एनर्जी ठंडी होने लगी तो फिर इससे बनने लगता है प्रिमिटिव मैटर। यूनिवर्स ने इस शुरुआती मैटर और एनर्जी को हाइड्रोजन एटम्स की शक्ल में लिया और एक सुपरमैसिव ब्लैक होल बनाना शुरू कर दिया। पहला कदम विशाल स्टार्स बनाना। तो ग्रेविटी ने डस्ट, गैस और हाइड्रोजन को एकजुट किया और जब ये क्लाउड ज्यादा सघन होने लगे तो उसने और ज्यादा मटेरियल को अपनी तरफ खींचा। घूमने के दौरान ये और ज्यादा गर्म होते गए और जब टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ने लगे तो कोर के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हुआ और एक तारा बन गया। ये विशाल स्टार्स कॉस्मिक रॉक स्टार्स जैसे हैं। ये तेज रफ्तार जिंदगी जीते हैं और जल्दी दम तोड़ देते हैं और मरते वक्त ये जोरदार धमाके के जरिए एक सुपरनोवा बन जाते हैं। पूरे के पूरे स्टार का अंदरूनी हिस्सा बाहर आकर रिलीज करता है एक शॉक वेव और इस दौरान रफ्तार लाइट जितनी हो जाती है। फिर ये पृथ्वी को खत्म करने लायक एनर्जी रिलीज करता है। अगर किसी दम तोड़ते तारे का मास 15 स्टेलर से ज्यादा होता है तो इसका कोर एक ब्लैक होल में कोलैप्स कर जाता है। यूनिवर्स में बहुत हैरत अंगेज चीजें हो रही है। ये हाइड्रोजन एटम्स जैसी बेहद मामूली चीजों को लेकर ग्रेविटी के जरिए सारे स्टफ को एकजुट करता है और ब्लैक होल्स जैसी चीजें बनाता है। हमारी कॉस्मिक हिस्ट्री में मौजूद ये चीजें मुझे बहुत ही खूबसूरत लगती हैं कि कैसे ये छोटी छोटी चीजें मिलकर बड़ी बन जाती हैं। लेकिन ये स्टेलर मास ब्लैक होल्स बहुत छोटे होते हैं। हैवीवेट कैटेगरी में आने के लिए इन्हें अरबों गुना ज्यादा बड़ा होना पड़ता है। लेकिन कैसे? ब्लैक होल्स कैसे बनते हैं सुपर मैसिव? ये एक बहुत पुराना सवाल है, हमें इसका जवाब नहीं मालूम। ब्लैक होल्स कैसे सुपर मैसिव बनते हैं इसे लेकर हमारी जो मौजूदा समझ है वो बहुत ही सीमित है और हम ज्यादा कुछ जानते भी नहीं। हमें ये भी नहीं मालूम कि ये इतने बड़े कैसे बन जाते हैं। पर हमें ये मालूम है कि इस प्रोसेस के साथ जबरदस्त उथल पुथल, मौत और तबाही जुड़ी रहती है। सुपरमैसिव ब्लैक होल्स इतने बड़े कैसे बन जाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो साइंटिस्ट्स को हैरानी में डाले हुए है। पर जून 2018 में हमें एक सुराग मिला था। AT2018 COW यानी काओ नाम की एक जबरदस्त चमक दिखाई दी जो अब तक का रिकॉर्ड किया गया सबसे ब्राइट धमाका था। बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई और फिर अचानक सब कुछ खत्म हो गया। ये धमाका बहुत ही जोरदार था। शुरुआत में सोचा गया कि ये सिर्फ एक सुपरनोवा, एक फ्लैश ऑफ लाइट होगी, लेकिन समय के साथ साथ ये साफ हो गया कि ये बहुत ताकतवर थी। ये एक सुपरनोवा से कुछ ज्यादा ही चमकदार था और अपनी इस चमक की वजह से वो हमारी थियोरिटिकल समझ के दायरे में फिट नहीं हो रहा था कि किसी सुपरनोवा को कितना ब्राइट होना चाहिए। एक एक्सप्लेनेशन ये है कि ये लाइट किसी ऐसे ब्लैक होल से आई होगी जो किसी ऐसे छोटे व्हाइट ड्वार्फ स्टार को फीड कर रहा होगा जिसका वजन सूर्य से कम होगा। इस मॉडल के अंदर फिट हो रहा है एक स्टार जो एक ब्लैक होल के कुछ ज्यादा ही करीब आकर टुकड़े टुकड़े हो रहा था और फिर सब कुछ इस ब्लैक होल में चला गया। किसी ब्लैक होल का मास हर बार किसी चीज को निगलने से बढ़ जाता है। अब चाहे ये गैस का बादल हो, कोई सितारा या फिर दूसरा ब्लैक होल, अगर एक बार मास बढ़ जाता है तो वो कभी कम नहीं होता है। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं किसी ब्लैक होल में समाने वाले मास का क्या होता है, क्या यह किसी दूसरे डिमेंशन में चला जाता है? इसका जवाब है नहीं, यह अब भी वहीं रहता है। ये ब्लैक होल के अंदर होता है और इनका आकार लगातार बढ़ता जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस तरह ही कमजोर फ्लाईवेट ब्लैक होल्स बहुत बड़े और ताकतवर हेवीवेट्स बन जाते हैं? स्टार प्रोटीन जैसा होता है और ब्लैक होल किसी बॉक्सर जैसा। तो जितना ज्यादा प्रोटीन मिलता है ये उतने ही ज्यादा स्टार्स को खाते हैं और उतने ही ज्यादा ताकतवर बनते जाते हैं। लेकिन ट्रेनिंग प्रोग्राम एक्सप्लेनेशन के साथ एक प्रॉब्लम है। छोटे तारों को एक एक करके खाने से इन्हें तेजी से उतना मैस नहीं मिलता कि ये आज नजर आने वाले सुपरमैसिव ब्लैक होल्स जितने बड़े हो जाएं। ये यूं होगा
जैसे बॉक्सर्स हर दिन सिर्फ एक अंडा खा रहे हों। उन्हीं की तरह ब्लैक होल्स को भी ज्यादा बड़ी खुराक चाहिए। और 2020 में हमने ऐसे एक ब्लैक होल का पता लगाया। एक ब्लैक होल से अचानक निकलने वाली ग्रेविटेशनल वेव्स एक डेड स्टार के अवशेषों को निगल रही थी, जो था एक न्यूट्रॉन स्टार। साइंटिस्ट के लिए जनवरी 2020 का साल एक्साइटिंग था, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ कि लाइगो ने पहले ब्लैक होल न्यूट्रॉन स्टार के मर्जर को देखा। न्यूट्रॉन स्टार्स बेशक छोटे हो सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा डेंस होते हैं। विशाल आकार वाले मास यानी कि न्यूट्रॉन स्टार की बात करते हैं। ये ब्लैक होल के लिए बड़ी खुराक है। ब्लैक होल ने एक ही बार में पूरे न्यूट्रॉन स्टार को निगल लिया। तो इस ब्लैक होल ने एक पूरे न्यूट्रॉन स्टार को खा लिया। इसका मतलब है कि इसने एक ही कोशिश में अपने वजन के 10% से ज्यादा हिस्से को हासिल कर लिया। 10% आपको सुनने में ज्यादा नहीं लगेगा, लेकिन फिर हमने एक और ब्लैक होल को सिर्फ 10 दिन बाद एक न्यूट्रॉन स्टार को निकलते हुए देखा, जिससे यह अंदाजा हुआ कि पूरे यूनिवर्स में बहुत से ब्लैक होल्स अपना आकार बढ़ाने में लगे हैं। लेकिन इतना वजन बढ़ाने के बावजूद सुपरमैसिव बनने के लिए यह सब पर्याप्त नहीं है। इन्हें और ज्यादा खुराक की जरूरत होती है। अगर आप ब्लैक होल हैं और अपना आकार बढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा ये होगा कि दूसरे ब्लैक होल से मिल जाएं। लेकिन इसमें एक गड़बड़ है। अगर आप एक हल्के वजन वाले ब्लैक होल हैं और आप बाकी दूसरे हल्के ब्लैक होल्स को खाना चाहते हैं, तो यूनिवर्स की हिस्ट्री में इतना समय नहीं होता कि आप एक सुपर मैसिव ब्लैक होल बन जाएं। लेकिन आप मिडिल वेट ब्लैक होल बन सकते हैं। तो सुपरमैसिव ब्लैक होल्स कैसे इतने बड़े बनते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। हम ये जानते हैं कि इस प्रोसेस की शुरुआत यूनिवर्स के शुरुआती दौर में हुई, जब ये सबसे हल्के एलिमेंट से कॉस्मोस में सबसे डरावनी चीज बनने के सफर पर था। ये बहुत ही दिलचस्प बात है कि कॉस्मोस कैसे हाइड्रोजन एटम जैसी किसी मामूली चीज को लेकर स्टेलर मास ब्लैक होल्स, इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल्स और सुपर मैसिव ब्लैक होल्स भी इन डेंसली कंप्रेस्ड हाइड्रोजन एटम से विशाल ब्लैक होल्स बना देता है। ये वाकई में चमत्कार है। बिग बैंग के 13 अरब 80 करोड़ साल बाद भी सुपरमैसिव ब्लैक होल्स अपनी ताकत बढ़ाते और जताते रहते हैं, और ये यूनिवर्स में हेवीवेट चैंपियनशिप में दादा बनने के लिए लड़ने को तैयार हैं। ये सुपरमैसिव ब्लैक होल्स यूनिवर्स की पूरी उम्र के दौरान अपना मास बढ़ाते रहे हैं। ये ब्लैक होल्स फाइट के लिए तैयार होते रहे हैं। ये अपना आकार बढ़ाते रहे हैं। ये पूरे के पूरे स्टार्स को खाते रहे हैं ताकि अपनी मर्जी का मास बना सकें। तो ये झगड़ने के लिए तैयार हैं। और ये झगड़ा कोई मामूली झगड़ा नहीं है। ये कॉस्मोस का बॉस बनने की लड़ाई है। ये मुकाबला सुपरमैसिव ब्लैक होल्स में ही आपस में होगा, और ये सबसे भव्य अरीना में लड़ा जाएगा। फाइटर्स के इस काफिले को उनकी मेजबान गैलेक्सीज रिंग तक लाती हैं, लेकिन ये यात्रा भी उथल पुथल भरी होती है। इससे स्टारबर्ड्स, जेट्स और मारामारी की शुरुआत होती है। ये कॉस्मोस की हेवीवेट फाइट से पहले की तैयारी है। फाइटर्स के काफिले, उनकी गैलेक्सीज अपने सुपरमैसिव ब्लैक होल्स को रिंग तक लाते हैं, और अब काफी हंगामा होने वाला है। गैलेक्सीज दिखने में शांत लग सकती हैं, लेकिन इनमें जबरदस्त मारामारी मच सकती है। इनमें से कुछ ऐसी हैं जो पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं और दूसरी चीजों के साथ मिल रही हैं। देर सबेर हमारी अपनी गैलेक्सी भी दूसरी गैलेक्सी के साथ मर्ज हो जाएगी। कुछ अरब सालों में मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी आपस में टकराएंगे। हालांकि एक ऐसा टाइम स्केल है जिसे लेकर मुझे फिक्र नहीं है। मिल्की वे और एंड्रोमेडा दोनों में सुपरमैसिव ब्लैक होल्स हैं, और जब ये टकराएंगी तो इनके सुपरमैसिव ब्लैक होल्स भी आपस में टकराएंगे। ये इवेंट बहुत ही खतरनाक था हमारे सोलर सिस्टम के लिए। इस नई बनी गैलेक्सी से हमारा सोलर सिस्टम कहीं चला गया होता या फिर गैलेक्सी से कहीं गायब ही हो गया होता। अगर इन सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के मिलने के वक्त कोई जीवन आसपास होगा तो वो पूरी तरह तबाह हो जाएगा। जब गैलेक्सीज आपस में भिड़ती हैं, तो उनकी ग्रेविटी एक दूसरे को खींचती हैं, ऐंठती हैं और उनकी बनावट को बदल देती हैं।
हमारी गैलेक्सी अलग अलग तरीकों से वॉर्प्ड हुई होती, हम सोच भी नहीं सकते कि क्या हुआ होता। इस उथल पुथल भरे कॉस्मिक हंगामे में दो सुपरमैसिव ब्लैक होल्स एक दूसरे के करीब आते हैं। और 1 अरब साल पुराना ये बहुत ही भव्य और खूबसूरत सा डांस पूरी तरह ग्रेविटी के द्वारा ही रचा जाता है। दो हेवीवेट फाइटर्स एक दूसरे के करीब पहुंचते हैं। ये अपने पैरों से कैनवस पर एक ताल पैदा करते हैं। जिस तरह चक्कर काटते ब्लैक होल्स लो एनर्जी वाली ग्रेविटेशनल वेव्स रिलीज करते हैं। ये विशाल काय जब एक दूसरे का पीछा करते हैं तो ऐसा करने के दौरान ये ग्रेविटेशनल वेव्स पैदा होती हैं। जून 2021 में एस्ट्रोनॉमर्स ने एक गैलेक्टिक टक्कर की तस्वीर ली और उन्हें एक कमाल का प्री फाइट फायरवर्क शो नजर आया। जब गैलेक्सीज आपस में टकराती हैं तो एक बहुत ही कमाल की चीज पैदा होती है जो है स्टारबर्स्ट्स। ये गैस इस ग्रेविटी का पीछा करती है तो एक तरह की बड़ी दौड़ शुरू होती है। गैस ज्यादा गर्म और सघन होते हुए शॉक वेव्स पैदा करती है और ऐसी हर शॉक वेव तारों की एक नई पीढ़ी को रचती है जो गैलेक्सी के कोर की तरफ बढ़ती है। अचानक तारों में होने वाला ये धमाका मर्ज होती गैलेक्सीज को रोशन कर देता है। अंदर आती ये गैस इन शानदार फाइटर्स को ताकत देती है। सुपरमैसिव ब्लैक होल्स चक्कर काटते हुए मर्ज होते गैलेक्टिक सेंटर की तरफ बढ़ते हैं। अगर कोई बहुत बड़ा ब्लैक होल है तो वो अपने आसपास गैस और दूसरे मटेरियल्स को ढूंढता है ताकि वो उसको निगल सके। ब्लैक होल एक तरीके से बहुत भूखा होता है। किसी भूखे सुपरमैसिव ब्लैक होल के लिए ये उसका लंच टाइम बूफे होता है। लेकिन सारी गैस इस सुपरमैसिव ब्लैक होल में नहीं चली जाती। मैटर के दूसरे हिस्से जिसमें फंस जाते हैं उसे कहते हैं एक्रीशन डिस्क, जो ब्लैक होल के बाहरी हिस्से के चारों तरफ घूमती रहती है। ये ब्राइट वॉर्टेक्स सुपरमैसिव ब्लैक होल के चारों तरफ 32 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूमता है। डिस्क में मौजूद ये मटेरियल खुद से रगड़ खाते हुए फ्रिक्शन पैदा करता है। फ्रिक्शन से हीट पैदा होती है। अगर मैं अपने हाथों को एक दूसरे से रगड़ूं तो वो थोड़े गर्म हो जाएंगे, और अगर मैं अपने हाथों को हजारों लाखों किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रगड़ूं तो वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएंगे। अक्रीशन डिस्क बहुत ज्यादा गर्मी छोड़ती है। 2020 में नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने दो ऐसे एनर्जी से भरपूर सुपरमैसिव ब्लैक होल्स को फाइट के लिए तैयार होते देखा। हम इन्हें कहते हैं क्वेसार्स। क्वेसार्स बहुत ही ब्राइट ब्लैक होल्स की एक सब क्लास होती है जिसमें जबरदस्त पावर निकलती है, तो इन्हें यूनिवर्स के सुदूर छोरों पर देखा जा सकता है। ये डार्क थिंग्स जिसे कहते हैं ब्लैक होल्स जब बहुत ही तेज रफ्तार पर बढ़ रहे होते हैं तो ये यूनिवर्स में सबसे चमकदार होते हैं। अब तक हमने आपस में मिलती गैलेक्सीज के कोर्स में क्वेसार्स के 100 से ज्यादा जोड़ों का पता लगाया है। हमें लगता है कि ये आखिरकार आपस में टकराएंगे, लेकिन ऐसा करने से पहले ये एक शानदार और विनाशकारी लाइट शो भी पेश करेंगे। साइंस फिक्शन में एक कॉमन थीम होती है एनर्जी या बीम्स के अलग किस्म के जेट्स जिन्हें लोग अपनी आंखों या अपने हाथों से शूट करते हैं, पर सुपरमैसिव ब्लैक होल्स भी ऐसा करते हैं। वो रिलेटिविस्टिक जेट्स को फायर करते हैं। जब ये जेट्स फायर होते हैं तो तब बनते हैं ये सुपरस्टार। ये चमकदार लाइट्स होती है। इस समय गैलेक्सी खूब रोशन होती है और इस मारामारी के लिए तैयार भी। इन्हें किसी स्टेज पर लगी स्पॉटलाइट्स कहा जा सकता है। इससे आपको अंदाजा होता है कि इस जगह कुछ खास हो रहा है। कोई अकेला सुपरमैसिव ब्लैक होल जेट एक सेकेंड में कहीं ज्यादा एनर्जी पैदा कर देगा जितनी कि सूर्य अरबों साल की अपनी पूरी जिंदगी में पैदा करता है। अब जरा कल्पना कीजिए एक रेडिएशन लेजर की जिसकी लंबाई और चौड़ाई लाइट ईयर्स में हो। ये एक ऐसी चीज है जो किसी प्लैनेट को भी फ्राई कर देगी। ये एक प्री फाइट हाइप नहीं है। फरवरी 2020 में हमने ऐसे एक जेट के असर को देखा था। ये ओफियूकस गैलेक्सी क्लस्टर में है
वहाँ एक बहुत ही बड़ी खाली जगह है जो मिल्की वे गैलेक्सी से भी 15 गुना ज्यादा चौड़ी है, और उस खाली जगह को जेट्स ने तराशा है, बनाया है सुपरमैसिव ब्लैक होल से। ये यूनिवर्स में एक जख्म की तरह है। इसकी चौड़ाई 10 लाख लाइट ईयर्स है, यानी ये बहुत बड़ा है। साइंटिस्ट्स की गणना के मुताबिक क्लस्टर से जेट के टकराने का असर 20 अरब मेगाटन TNT के विस्फोट के बराबर था। 24 करोड़ साल तक हर एक सेकंड के 1,000वें हिस्से जितना। रिलेटिविस्टिक जेट की जबरदस्त पावर बेशक सबके होश उड़ा सकती है, लेकिन जब किलर पंच मारने का वक्त आता है तो सुपरमैसिव ब्लैक होल्स और भी ज्यादा ताकतवर फोर्स की मदद लेते हैं। यह है ग्रेविटी। जेट्स वाकई बहुत ताकतवर होते हैं, लेकिन इनका स्केल काफी छोटा होता है। लेकिन अगर बात उस कॉस्मिक स्केल पर हो तो जीत हमेशा ग्रेविटी की होती है। इस दुनिया में ग्रेविटी से ताकतवर कुछ भी नहीं है। चक्कर काटते सुपरमैसिव ब्लैक होल्स की जबरदस्त ग्रेविटी उन्हें और करीब खींचती है, लेकिन क्या ये इन्हें एक साथ लाएगी या धमाके से एक दूसरे से दूर कर देगी? पूरे यूनिवर्स में सुपरमैसिव ब्लैक होल्स को हेवीवेट सुपर फाइट्स का कॉस्मोस का वर्जन कहा जा सकता है। सुपरमैसिव ब्लैक होल्स हर समय हमारे आसपास मर्ज होते रहते हैं। उनका पता लगाने की हमारी काबिलियत ही हमें उन्हें देख पाने से रोक रही है। साइंटिस्ट्स ने सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के कम से कम 12 ऐसे जोड़ों की पहचान की है जो एक दूसरे का चक्कर काट रहे हैं। हमें कुछ ऐसी गैलेक्सीज के सुराग मिले हैं जहां शायद ऐसा हो सकता है कि हमें 2 ऐसे चमकते ब्लैक होल्स दिखाई दें जो एक दूसरे के बहुत करीब आ रहे हैं। पर इन सभी मुकाबलों में कोई एक खत्म नहीं होने वाला। ब्लैक होल्स की टक्करें हमेशा होती रहती है, पर ये हमेशा प्लान के मुताबिक नहीं होती। जब ब्लैक होल्स पास पास आते हैं तो वाकई बहुत अजीब बातें हो सकती हैं। हबल स्पेस टेलीस्कोप को 3C186 नाम की एक दूर दराज गैलेक्सी में कुछ अजीब नजर आया है। ये एक क्वेजार है, एक एक्टिव सुपरमैसिव ब्लैक होल, पर यह गलत जगह पर है। लगभग हर गैलेक्सी में सुपरमैसिव ब्लैक होल उसके बीच वाले हिस्से में नजर आता है, और इसका लॉजिक भी बनता है क्योंकि सिर्फ इसी जगह पर इन्हें ताकत देने लायक मटेरियल होता है। पर 3C186 के मामले में कुछ अलग हुआ है। वो सुपरमैसिव ब्लैक होल सेंटर में नहीं है, और ये नहीं कि थोड़ा बहुत खिसका है, 35,000 लाइट ईयर्स से खिसका हुआ है। तो किसी क्वेजार को कोर से 35,000 लाइट ईयर्स दूर देखने का मतलब है कि यहाँ कोई बड़ी उथल पुथल हुई होगी। क्वेजार गैलेक्सी के सेंटर से 64 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दूर जा रहा है। ये सब हैरत अंगेज है। ये इतनी ज्यादा एनर्जी और फोर्सेस हैं कि इनके बारे में कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। तो भला क्या चीज किसी जायंट ब्लैक होल को किसी गैलेक्सी से बाहर धकेल सकती है? आखिर किस चीज में इतनी ताकत है? जवाब है वो टक्कर जो बराबरी की भी नहीं थी। ये 2 सुपरमैसिव ब्लैक होल्स अलग अलग साइज के थे। ये एक मिडिल वेट और एक हैवी वेट बॉक्सर की टक्कर जैसा था। हम इंसान जब कोई फाइट करते हैं तो मुकाबला बराबरी का रखते हैं, क्योंकि ये होता है स्पोर्ट। पर कुदरत में स्पोर्ट का जज्बा नहीं होता, वहां तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है। ये फाइट बराबर की नहीं है, ये तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। एक पंच और काम तमाम। इन 2 ब्लैक होल्स के मर्ज होने के दौरान होता है एक छोटा ब्लैक होल और एक कहीं ज्यादा बड़ा ब्लैक होल। पूरा टाइम सिस्टम आसपास मंडराता रहता है और ये एक ही दिशा में ग्रेविटेशन वेव किक जैसा मामला हो जाता है। और ये थोड़े से वक्त के लिए होता है। इसमें ब्लैक होल को बाहर पुश करने लायक एनर्जी होती है। एक तरफ झुकाव वाला ये ग्रेविटेशनल पंच मर्ज्ड सुपरमैसिव ब्लैक होल को खात्मे की दिशा की तरफ बढ़ा देता है। इससे हमें ये पता चलता है कि ग्रेविटेशन वेव्स बहुत ही ताकतवर होते हैं। ये सुपरमैसिव ब्लैक होल को गैलेक्सी के सेंटर से बाहर निकालकर रवाना कर सकती हैं। लेकिन वो लगातार ड्रिफ्ट होता रहता है, वो रुकता नहीं है। और किसे पता कि आने वाले करोड़ों सालों में ये पूरा ही ड्रिफ्ट हो जाए अपने गैलेक्सी से और डीप स्पेस के अंदर चला जाए। कुछ मुकाबलों में तो फाइटर्स एक पंच तक नहीं मारते। साइंटिस्ट्स को B31715 प्लस 425 नाम का एक सुपरमैसिव ब्लैक होल नजर आया है। यह ब्लैक होल अजीब है। यह अपने सारे तारे गंवा चुका है
और खाली स्पेस में 72 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। जो सबसे पहली चीज इसकी तरफ हमारा ध्यान खींचती है वो है आसमान में मलबे की यह हल्की सी लकीर। और ये ट्रेल गैलेक्सी के बीच वाले हिस्से की तरफ जा रही है। इसे हम एक डंप ट्रक की तरह देख सकते हैं जो भरा है मिट्टी से और हाईवे पर धूल उड़ाती हुई जा रही है। ये एक नेकेड ब्लैक होल है। ये एक्सपोज्ड सुपरमैसिव ब्लैक होल अपने सारे तारे और गैलेक्सी गंवा चुका है। ये है एक ऐसा चैंपियन जिसके ना फैंस हैं और ना ही कोई काफिला। तो ऐसी कौन सी इवेंट हो सकती है जो किसी सुपरमैसिव ब्लैक होल से उसकी पूरी होस्ट गैलेक्सी ही छीन ले? यानी ये चीज तो वाकई बहुत ही बड़ी होनी चाहिए। B3 एक छोटी गैलेक्सी है और ये एक बहुत बड़ी गैलेक्सी से जाकर टकरा गई। बड़ी गैलेक्सी की ज्यादा ताकतवर ग्रेविटी ने इस ब्लैक होल से तारों को छीन लिया और इसे बाहर धकेल दिया। यूनिवर्स में आमतौर पर जो चीज बड़ी होती है वो जीत जाती है, तो ये गैलेक्सीज के लिए भी सच है। बड़ी गैलेक्सी अगर छोटी गैलेक्सी से मुकाबला करे तो बड़ी गैलेक्सी ही जीतेगी। पर जब दो बराबर के हैवीवेट्स रिंग में उतारे तो फिर मुकाबला कांटे का हो जाता है। ये होती है टाइटंस की टक्कर। मेरा बचपन अपने डैड के साथ बॉक्सिंग देखते हुए बीता, तो मैं हमेशा से ही एक बॉक्सिंग फैन रहा हूँ और मुझे ये बैटल अच्छी लगती है। और अगर दो सुपर मैसिव ब्लैक होल्स की टक्कर हो तो इससे बड़ा मुकाबला और क्या हो सकता है। अगर आप एक बॉक्सिंग फैन हैं तो ये मुकाबला बड़ा है। हम तैयार हैं और मुकाबले को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। यहाँ दो सुपरमैसिव ब्लैक होल्स हैं, दोनों ही अपनी अपनी जगह पर हैं और ये इस सदी की सबसे बड़ी फाइट के लिए तैयार हो रहे हैं। अब बस इनका मुकाबला शुरू होने वाला है। गुश गुश, ये मिस करने वाली चीज नहीं है, मैं इसे देखना चाहूंगा। इससे बेहतर और भला क्या होगा। इन्हें अपने फन में माहिर खिलाड़ी कहा जा सकता है। इन्हें तगड़ी ट्रेनिंग मिली है, इनका साइज जबरदस्त है और ये मुकाबले के लिए तैयार है। तो हम कॉस्मोस की इस फाइट को बस कुछ ही सेकंड में देखने वाले हैं। यूनिवर्स की हेवीवेट चैंपियनशिप में आपका स्वागत है। इसमें से एक है 8 अरब 16 मैसेस वजन वाला गैलेक्टिक डिस्ट्रॉयर N-101 स्टार और दूसरा है 7 अरब 80 करोड़ सूर्यों वाला स्टार क्रशर NSC 47 स्टार। ये दोनों आपस में मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। तो लीजिए, मुकाबला शुरू होने को तैयार है। भीड़ जोश में है, बेल बज गई है और फाइटर्स एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये तैयार हैं भिड़ने के लिए। तो मुकाबला ईमानदारी से होना चाहिए। अपने हाथ मिलाइए और अपने अपने कॉर्नर में जाइए। राउंड 1, दोनों हेवीवेट्स चक्कर लगाकर एक दूसरे को आंक रहे हैं। बॉक्सर्स जो करते हैं ब्लैक होल्स भी वही करते हैं। ये भी एक दूसरे का चक्कर लगाएंगे, एक दूसरे की ऑर्बिटिंग करेंगे और एक दूसरे को आंकेंगे। जब ये दो सुपर मैसिव ब्लैक होल्स काफी करीब आ जाए तो इनकी ग्रेविटी इन्हें एक दूसरे के करीब खींचेगी। दो सुपरमैसिव ब्लैक होल्स और करीब आ जाते हैं, सामने वाले को परखने की कोशिश करते हैं। ग्रेविटेशनल वेव्स को छोड़ते हैं जो अपने रास्ते में पड़ने वाली हर चीज को ऐंठ देती है। ये विशाल ग्रेविटेशनल वेव्स अपने आसपास मौजूद स्पेस टाइम के ताने बाने की शेप बिगाड़ देती है। ये थोड़ी बहुत नहीं पर काफी सारी। ये बॉक्सिंग रिंग में फाइटर्स की मौजूदगी को फील करने जैसा है, वो भी पास वाले शहर से। इसके बाद सुपरमैसिव ब्लैक होल्स ग्रेविटी अक्रीशन डिस्क्स में कुछ राइट हुक्स झोंक देती है। होता यह है कि ये एक एंगल ग्राइंडर की तरह शेप लेने लगती है। जब ये मर्ज होकर एक नई सिंगल अक्रेशन डिस्क बनने लगती है तो चिंगारियां उड़ने लगती हैं। जब ये एक्रेशन डिस्क्स आपस में टकराती हैं तो ये आतिशबाजी की तरह जगमगाने लगती है। इसके घूमने की रफ्तार लाखों किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ये हेवीवेट फाइटर्स करीब आते हैं और एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं। इवेंट होराइजन्स सुपरमैसिव ब्लैक होल्स की सतह आपस में छूने वाली है। अपने आखिरी पलों में ये दो सुपरमैसिव ब्लैक होल्स लाइट की स्पीड के एक छोटे से हिस्से में एक दूसरे का चक्कर लगाने लगते हैं। इनके इवेंट होराइजन्स एक दूसरे को छुएंगे।
और फिर ये आपस में मिलकर एक नया सुपर मैसिव ब्लैक होल बना लेंगे। आपको ये लगता होगा कि वो बॉलिंग बॉल्स की तरह टकराएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि ब्लैक होल की जो एज है वो वैसी बिल्कुल नहीं है जैसी हम सोचते हैं। ये ब्लैक होल के इर्द गिर्द वो सरफेस है जिसकी ग्रेविटी से कोई भी चीज बाहर नहीं आ सकती। दो सुपरमैसिव ब्लैक होल्स आखिरकार आपस में मिलकर अपने करीब 5% मास को रिलीज कर देते हैं, जिसे इन्होंने अरबों वर्षों के दौरान इकट्ठा किया था, और इससे निकलती हैं जबरदस्त ग्रेविटेशनल वेव्स। हम जितनी एनर्जी की बात कर रहे हैं उसकी तुलना किसी से नहीं कर सकते। ये दिमाग को बौखला देने वाली है। इसके बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है। ये कोई ऐसी चीज है ही नहीं कि मैं इसके बारे में अपना दिमाग खपाऊं। मैं जहां से हूं वहां आप अपनी कमजोरी नहीं दिखाते हैं, तो मैं ये नहीं कहने वाला हूं कि दो ब्लैक होल्स की टक्कर मेरे एक पंच से ज्यादा है, पर ये उसके करीब है। विशाल और ताकतवर ग्रेविटेशनल वेव्स टक्कर वाली जगह से बाहर की तरफ निकलती हैं, और फिर बचता है एक मर्ज्ड ब्लैक होल। ये सुपर मैसिव ब्लैक होल मर्ज हो जाने के बाद पूरी तरीके से स्पेस और टाइम की रचना को विकृत करता है, और ये विकृति लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती है। आपस में टकराते दो सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के मास का बाकी बचा 95% हिस्सा अब एक अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल में लॉक हो जाता है, और ये होता है यूनिवर्स का बेताज सुपर हेवीवेट चैंपियन। कम से कम फिलहाल तो ऐसा ही है। लगता है कि यूनिवर्स हमेशा दांव ऊंचे करता जाता है। क्या कोई ऐसी चीज हो सकती है जो इससे भी ज्यादा उथल पुथल वाली हो, जो अभी तक हमने ना खोजी हो? ये ज्यादा उथल पुथल पैदा करता रहता है। जो एनर्जी यूनिवर्स के जन्म के समय हाइड्रोजन एटम्स में लॉक्ड होती है, वो इस जबरदस्त टक्कर के कारण रिलीज हो जाती है, जिससे एक अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल बनता है। ये हमारे यूनिवर्स की सबसे खूबसूरत कहानियों में से एक है। ये टक्कर सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होती है, इससे सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, और इस सबसे वायलेंट इवेंट की शुरुआत होती है मामूली से हाइड्रोजन एटम से। चीजों का लगातार जन्म होता रहता है और विनाश होता रहता है। ये एक तरीके की साइकिल है हमारे इस यूनिवर्स की, जिसमें लगातार विकसित होती रहती हैं नई नई चीजें, जो इस गैलेक्सी को खूबसूरत बनाने में मदद करता है। हमारे यूनिवर्स ने सामूहिक तबाही के डरावने हथियार और विशाल ब्लैक होल्स भी बनाए हैं, और साथ ही कॉन्शियस लाइफ भी, जिसकी मदद से हम यूनिवर्स को थोड़ा बहुत समझ सकें। तो हमें हमारा चैंपियन मिल गया है। सुपरमैसिव ब्लैक होल्स द्वारा कंप्रेस्ड और फिर स्मैश्ड मैटर पैदा करता है यूनिवर्स का सबसे उथल पुथल भरा इवेंट। मेरे ख्याल से ये कोई कॉन्टेस्ट नहीं है। सुपर मैसिव ब्लैक होल कोलिजन्स होते हैं, वो बहुत एनर्जेटिक होते हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी एनर्जी होती है उनकी टक्कर के दौरान। दो सुपर मैसिव ब्लैक होल्स का मर्जर पूरे यूनिवर्स में होने वाले किसी भी इवेंट से बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। इससे बड़ा कुछ नहीं। यूनिवर्स में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल मर्जर हमें दिखने वाली सबसे ज्यादा उथल पुथल वाली चीज हो सकती है।